ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश की, जिसके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता तो उत्तर प्रदेश से होकर ही तय होता है, क्योंकि यहां से आती हैं 80 लोकसभा सीटें। जी हां, इस बार बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का प्लान तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी 80 में से 64 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। इस बार 80 सीट जीतने का टारगेट है और पिछली बार का अगर वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो पिछली बार का वोट प्रतिशत 50% का रहा और इस बार अगर 80 सीटें जीतनी हैं तो इसे 60% और बढ़ाना होगा और 100% के टारगेट तक लेकर आना होगा। पिछली बार मोदी और योगी का स्ट्राइक रेट 80% था, जिसे इस बार बढ़ाकर 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर पिछले दो चुनावों की बात करें तो जो एक्सेस स्टोरी है वो ये बताती है बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ा है। 2014 में बीजेपी को 42.3% वोट मिले थे, जो कि 2019 में 50% तक आ गए। 62 सीटें मिली थी, 2014 में 71 सीटें थी, 2019 में ये थोड़ी कम हुई। लेकिन अगर 24 का टारगेट 80 सीट का है तो फिर इस टारगेट को अचीव करने के लिए वोट प्रतिशत को और बढ़ाना होगा। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। और परिस्थितियां कैसे अलग है इसे आप ऐसे समझें कि 2019 में जब बीजेपी उनके सहयोगियों के साथ चुनाव में थी तब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। इस बार मंदिर बन चुका है, प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ थी आरएलडी, जयंत चौधरी के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी, लेकिन इस बार पासा पलट चुका है। इस बार जयंत चौधरी बीजेपी के साथ हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड में जयंत चौधरी का क्या होल्ड है ये आप जानते हैं। मायावती की बात करें, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ थी। साल 2019 का वो चुनाव था, लेकिन इस बार मायावती एकला चलो के रास्ते पर हैं, वो गठबंधन से बाहर हैं। इसलिए स्थितियां इस लिहाज से भी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लिए अनुकूल बन रही हैं। कांग्रेस पार्टी 2019 में अलग चुनाव लड़ी थी, उनका हश्र क्या हुआ था ये आप जानते हैं। एक रायबरेली सीट ही वो निकाल पाई थी। साल 2024 में वो समाजवादी पार्टी के साथ तो है, लेकिन ये साथ कितना मजबूत है इसे लेकर संशय बना रहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अभी तक सीट शेयरिंग का मामला सुलझा पूरी तरीके से नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों की लिस्ट कांग्रेस को भेज दी है, वहीं कांग्रेस 20 से 21 सीटों की मांग कर अड़ी हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी ने आज 17 सीट की लिस्ट कांग्रेस को भेजी और साथ ही में 11 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस की इस मांग को भी ठुकरा दिया। कांग्रेस 2009 के नतीजों के आधार पर, सोचिए कितनी पुरानी बात हो गई, उसके आधार पर सीट मांग रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि अभी की परिस्थिति देखें, अभी भी कांग्रेस पार्टी की हालत देखें, उनके पार्टी की ताकत देखें और उसके बाद सीटों की मांग करें। कुछ चेहरे मैं आपके सामने रख रही हूं, ये वो चेहरे हैं जिसे चुनावी मैदान में उतारा गया है। एसपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में भी पीटीए का बहुत ख्याल रखा गया। अब गाजीपुर से अफजाल अंसारी, अब देखिए मुस्लिम चेहरे हैं। आंवला से एक दलित चेहरा नीरज मौर्य को उतारा गया। हरेंद्र मलिक ओबीसी चेहरा, मुजफ्फरनगर से इन्हें टिकट दिया गया। एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से ओबीसी कैटेगरी के हैं, इन्हें टिकट दिया गया। कुछ नाम और, आरके चौधरी मोहनलालगंज दलित चेहरा है। उषा वर्मा हरदोई से समाजवादी पार्टी की नेता, दलित चेहरा है, इन्हें अनाउंस कर दिया गया इनका नाम। राजेश कश्यप शाहजहांपुर से और श्रेया वर्मा को गोंडा से, जो कि एक ओबीसी चेहरा है, इन्हें पार्टी ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। और ये सारे वो नाम हैं जो समाजवादी पार्टी एक एक करके, देखिए पहले 16 कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए गए थे, इस बार फिर और नाम अनाउंस कर दिए गए हैं। बहराइच, चंदौली और मिश्रिख, इन 3 इलाकों की भी हम बात कर ले, जहां से रामपाल राजवंशी, रमेश गौतम और वीरेंद्र सिंह को नाम इनका अनाउंस किया गया है। अब ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की, लेकिन इस अनाउंसमेंट के साथ साथ अखिलेश यादव ने क्या कहा वो पहले आपको सुना देते हैं। डिंपल यादव ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं
और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या राहुल यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। समाजवादी पार्टी के जितने भी हम लोग को चुनाव लड़ाने हैं, हम लोग ऑलरेडी इस पे डिसीजन ले चुके हैं कि कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ने जा रहा है। तो मैं समझती मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस की डील टूटी नहीं है, लेकिन ऑफर को लेकर कोई सहमति बनी भी नहीं है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 17 सीटों का ऑफर दिया है। इसमें एक अमेठी है जो पहले ही राहुल गांधी हार चुके हैं। अब वहां से कौन चुनाव लड़ेगा और क्या कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारना भी चाहती है या नहीं। हालांकि राहुल गांधी का दौरा तो है ही, अमेठी में उनका दौरा रहा। रायबरेली की बात की जाए, यहां से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती आई हैं, उन्होंने भी ये सीट छोड़ दी है। राजस्थान से वो राज्यसभा जा रही हैं। वाराणसी, जहां से अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, बहुत बुरी हार हुई, लेकिन एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस पार्टी जो है उतार सकती है। इसके अलावा बात हुई अमरोहा की, बागपत की, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, झांसी, बाराबंकी, कानपुर, सीतापुर, कैसरगंज और महाराजगंज। अब जो मुख्य मुद्दा यानी कि जहां पेच फंसा हुआ है वो बलिया मुरादाबाद सीट है। बलिया और मुरादाबाद सीट को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है ये वो सीट है जहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन यही सीट है जो कांग्रेस पार्टी भी मांग रही है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा पर हैं। पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन अब तक वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं है। मतलब ये कि सीट शेयरिंग को लेकर नथिंग इज टोटली वेल। राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचेंगे, वहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे, लेकिन रायबरेली में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में ना अखिलेश यादव शामिल होंगे ना प्रियंका गांधी होंगी। आप जानते हैं प्रियंका गांधी बीमारी के बाद कल ही अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिली है और वो 24 फरवरी को सीधा मुरादाबाद में न्याय यात्रा में शामिल होंगी। सीटों पर तालमेल नहीं होने के बाद अखिलेश यादव ने न्याय यात्रा से दूरी बना ली है। अखिलेश का कहना है कि वो सीटों पर डील होने के बाद ही इस यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी हुई। उन पर साल 2018 में बेंगलुरु में अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। हालांकि उन्हें जमानत तो मिल गई, लेकिन आप देखें चुनौतियां राहुल गांधी के लिए के बाद एक बाहें फैलाकर खड़ी हैं। अब जिस केस की हम बात कर रहे हैं, सुल्तानपुर कोर्ट में आज उनकी पेशी हुई और मामला अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी का था। 2018 में बेंगलुरु में एक रैली के दौरान उन्होंने अपमानजनक टिप्पणी की थी। उसके बाद बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। 5 साल से मुकदमा चल रहा था और अब आज सुल्तानपुर में उनकी पेशी थी, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है। ये तो हुई बात उत्तर प्रदेश की, जहां की राह कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कठिन है और समाजवादी पार्टी के साथ बात कितनी बनती है ये कहना मुश्किल है। बात बिहार की भी होगी, जहां पर अलायंस पूरी तरीके से अपनी तस्वीर बदल चुका है। बिहार में एनडीए ने पिछले चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था। पार्टी की कोशिश ये होगी कि वो अपने पिछले प्रदर्शन को फिर से दोहराए। आइए यहां का गणित आपको समझाती हूं। बिहार की बात की जाए तो बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट 97.5% था। एक्सिस रिसर्च ये बताती है कि एनडीए 39 सीटें, देखिए इसमें तो कोई ज्यादा गुणा भाग है नहीं, ये तो प्रत्यक्ष है। 39 सीटें जीती, 40 में से एक सीट जो है वो यूपीए ने जीती। किशनगंज की वो सीट जो बीजेपी और उनके सहयोगी हार गए थे, इसलिए अब ये जो 2.5% का जो केवल एक मार्जिन रह गया, ये कमी रह गई, इस कमी को अब पूरा करना है और यहाँ पर 40% जो है 40 सीट्स बीजेपी और उनके सहयोगों को निकाल कर लेकर आनी है। तो ये होगा कैसे वो आपको बता दें। नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार बन चुकी है। अब ये देखें एनडीए का परफॉर्मेंस साल दर साल कैसे यहाँ पर इंप्रूव होता गया वो आपको दिखा रहे हैं। साल 2014 में 31 सीट, साल 2019 में 39 सीट और इसलिए 2024 में एक सीट और प्लस की बात कर रहे हैं। 14 में जहां 39% वोट शेयर था, 19 में ये बढ़कर 54% पर आया। अब इस टारगेट को अगर अचीव करना है तो इसके लिए 100% मेहनत होगी। जो पहले दूर दूर थे वो एक बार फिर से साथ आ चुके हैं।
नीतीश कुमार ने 2014 में दूरी बना ली थी। आप जानते हैं कि उस वक्त भी खूब हंगामा हुआ था कि इतना मजबूत अलायंस, इतना पुराना अलायंस आखिर दूर कैसे हो सकता है, छिटक कैसे सकता है। लेकिन 2019 में एक बार फिर साथ आए, चुनाव लड़ा, अच्छी जीत हासिल हुई और अब एक बार फिर से एन चुनाव से पहले फिर साथ खड़े हैं। तो क्या जनता का विश्वास इस अलायंस को मिलेगा और प्लान 40 अचीव कर पाएंगे? अब आप साथियों की अगर बात करें तो नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और एचएम के जीतन राम मांझी इस वक्त बीजेपी के सहयोगी है। एक और बीजेपी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। तो वहीं बिहार में जो ऑपोजिशन है वो भी बड़ी मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की लोकसभा चुनाव के लिए हर दांव, हर पेच उस पर वो लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में पार्टी का भले ही खाता ना खुला हो, लेकिन इस बार के चुनाव से पहले उन्होंने माई मतलब माई मत समझिएगा, MY, मुस्लिम और यादव को छोड़कर बाप समीकरण वो लेकर आ गए हैं। अब बाप का मतलब क्या होता है? बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर यानी गरीब। माई को छोड़कर अब उन्होंने बाप को अपना लिया है, एक नया समीकरण साध रहे हैं। इससे पहले आरजेडी, और सिर्फ आरजेडी की ही बात क्यों करें, अगर हम समाजवादी पार्टी की पॉलिटिक्स भी देखें और उस पॉलिटिक्स में भी यही दिखाई देता है। मुस्लिम और यादव के समीकरण के साथ ये लोग चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन अब माई नहीं बाप की बात होगी। कुछ लोग कहते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ लोग कहते हैं कि राजद जो है, लालटेन जो है, माई की पार्टी है, MY की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? B से बहुजन, A से अगड़ा, A से आधी आबादी और P से पुअर मतलब गरीब। तो ये सब A to Z वाले लोग हैं। सभी बहुजन आ गए, सभी अगड़ा लोग आ गए, आधी आबादी हमारी महिला आ गई और सभी पुअर हमारे गरीब आ गए। ये माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। अब राजनीति में तो जनता ही माई बाप होती है, तो इस जनता का साथ तेजस्वी यादव को मिलता है या नहीं, और इनकी ये माई बाप वाली फिलॉसफी काम करती है या नहीं, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना।